आप सभी को एग्जामगंज की तरफ से जय हिंद। आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सवालों को। पहला सवाल, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं: छोटी आंत के सीकम में, छोटी आंत में, बड़ी आंत के रेक्टम में, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्रास नली ओसोफेगस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक सक्रिय पेशीय नली होती है जो मुख के पीछे गलकोश से आरंभ होती है, सीने से थोरेसिक डायफ्राम से गुजरती है और उदर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त होती है। अब देखते हैं इसके विकल्पों की ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 19 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 मीटर या 25 मीटर। आंसर अब आसानी से आप गेस कर सकते हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है? आइए जानते हैं। लाइसोजाइम, टाइलिन, पिप्त, ये सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है। अब हम जानते हैं टाइलिन के बारे में। मुंह में आहार दांतों द्वारा चबाकर सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है और उसमें लार मिलता रहता है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि टाइलिन होता क्या है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आइए जानते हैं कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। विकल्प कुछ आपके सामने हैं: डुडेनम, इलियम, सीकम, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप बड़े आसानी से गेस कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इलियम। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है इलियम। अब हम जानते हैं इलियम क्या होता है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है। आपको हमने पहले भी बता दिया है बच्चों कि इलियम सबसे लंबा भाग होता है और ये छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। इसका विस्तार छोटी आंत के मध्य भाग बड़ी आंत में शुरुआत से लेकर अंत तक होता है। विटामिन B12 और पित्त लवण का अवशोषण इसके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है? आइए जानते हैं कि अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है। ऑप्शंस हैं एपिग्लोटिस, रेनिन, टाइलिन, पेप्सिन। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आंसर आप गेस कीजिए। आपका टाइम समाप्त होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेप्सिन। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है पेप्सिन। अब हम जानते हैं पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन की खोज 1836 ईस्वी में थियोडोर स्वान ने की थी। तो आप समझ गए होंगे कि पेप्सिन की खोज सन 1836 ईस्वी में हुई थी और पेप्सिन संरचना 3 आयामी है। विभिन्न पाचन एंजाइमों को गैस्ट्रिक से रस में शामिल किया जाता है। पेप्सिन उनमें से मुख्य गैस्ट्रिक एंजाइम है। अब हम जानते हैं अगले क्वेश्चन को। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो आप लोगों को शायद पता भी होगा कि छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा होता है। आइए जानते हैं, जिसको नहीं पता वो विकल्प के माध्यम से जान सकते हैं। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं: जुजेनम, डुडेनम, इलियम, ये सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डुडेनम। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग होता है डुडेनम। अब हम जानते हैं बच्चों कि डुडेनम होता क्या है। डुडेनम अधिकांश उच्चतर कशेरुकी प्राणियों जैसे
स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी आदि के उदर का प्रथम भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को निगलते समय श्वसन नली में जाने से रोकती है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि भोजन को निगलते समय श्वसन नली में जाने से कौन रोकती है। विकल्प कुछ आपके सामने हैं, गलेट, एपिग्लॉटिस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आशा करती हूँ बच्चों आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है एपिग्लॉटिस। भोजन को निगलते समय श्वसन नली में जाने से एपिग्लॉटिस रोकती है। अब हम जानते हैं एपिग्लॉटिस क्या होता है। एपिग्लॉटिस गले के अंदर पत्ती के आकार का एक फ्लैप है जो खाते समय खाए जा रहे पदार्थों को श्वसन नलिका तथा फेफड़ों की ओर जाने से रोकती है। आप समझ गए होंगे कि एपिग्लॉटिस होता क्या है, और ये भी समझ गए होंगे कि भोजन को निगलते समय श्वसन नली में जाने से एपिग्लॉटिस रोकती है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है। विकल्प है 2.8, 4.8, 8.5, 6.8। जी हाँ, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 6.8। मुख गुहा में लार की पीएच लगभग 6.8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शंस हैं अम्लीय माध्यम, उदासीनी माध्यम, क्षारीय माध्यम, ए और बी दोनों। राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्षारीय माध्यम। छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवशोषी अंग एपिडिक्स जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है किसका भाग है। विकल्प आपके सामने है, बड़ी आंत के सीकम का, बड़ी आंत के सीकम का, छोटी आंत के इलियम का, बड़ी आंत के कोलोन का, या इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत से लोगों को शायद इसका आंसर पता भी होगा, और जिसको नहीं पता होगा उसको भी इस क्वेश्चन के माध्यम से पता हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बड़ी आंत के कोलोन का। अवशोषी अंग एपिडिक्स जिसकी रचना है एक उंगली जैसी होती है, तो वो भाग होता है बड़ी आंत के कोलोन का। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है। आइए जानते हैं कि बड़ी आंत का कौन सा कार्य नहीं होता है। विकल्प है भोजन का पाचन, जल का अवशोषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, भोजन का पाचन। बड़ी आंत का कार्य भोजन का पाचन करना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत में उपस्थित बिलाई का मुख्य कार्य क्या है। विकल्प है वसा को पचाना, अवशोषण सतह को बढ़ाना, प्रोटीन को पचाना, या इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए बच्चों, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आशा करती हूँ आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवशोषण सतह को बढ़ाना। छोटी आंत में उपस्थित बिलाई का मुख्य कार्य अवशोषण सतह को बढ़ाना होता है। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।